गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश शर्मा, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साला, डिस्ट्रिक्ट चंबा, आपका हर घर पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, तो हम जैसा कि चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, तो उसी में ही आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जल, यानी कि वाटर। आइए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जल सभी जीवों, चाहे वो पक्षी हों या फिर जंगल का राजा शेर हो, या फिर जैबरा, या फिर भेड़ बकरियां, या अन्य जीव जंतु, उनमें हम भी हैं, सभी के लिए जल बहुत आवश्यक। प्यारे बच्चों, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। हम नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ चुके हैं, वो संसाधन जिनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, परंतु फिर भी जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। कैसे? आप देख पाते हैं कई बार घर में नल में पानी नहीं आता है, तो हम पानी लेने के लिए पास की बावड़ी में या फिर चश्मे से पानी जो है भरकर लाते हैं, और हमें पानी की बहुत ही मुश्किल आती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नवीकरणीय संसाधन है वो भी क्या हो रहे हैं, बहुत ही सीमित होते जा रहे हैं। अरे बच्चों, आइए अब हम जल के विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं, यानी जहाँ से हमें जल की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो जल ज़मीन की सतह पर पाया जाता है, जिसे हम सतही जल भी कहते हैं या फिर सरफेस वाटर भी कहते हैं। भारत में सतही जल का क्षेत्र जो है वो 14 बड़ी नदियों से चलता है, यानी इनमें जो है सतह का जल जो है वो पाया जाता है। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं भूमिगत जल की, यानी जो जल जमीन के अंदर पाया जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम हैंडपंप के द्वारा भी करते हैं। तो भूमिगत जल ज़्यादातर उत्तरी भारत में, यानी नॉर्दर्न इंडिया में ही उपलब्ध रहता है। इस समय भूमिगत जल का 25% ही मानव द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी इस 100 में से सिर्फ 25% ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी भूमिगत जल का इस्तेमाल नहीं होता है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब वर्षा जल की, यानी रेन वाटर की। भारत में वर्षा जल का 10% ही मानव द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। आइए बात करते हैं जल के महत्व की, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की। सबसे पहले कृषि के लिए जल। अब आपको पता है कि खेती बाड़ी के लिए खेतों में जल की बहुत ही आवश्यकता होती है, यानी जल के बिना फसल नहीं होगी। हम इसीलिए समय समय पर फसलों को हम सींचते हैं, सिंचाई करते हैं, ताकि हमारी फसल का उत्पादन क्या हो सके, अच्छा हो सके। तो इस तरह कृषि पद्धति जो है वो जल के ऊपर ही निर्भर है। प्यारे बच्चों, दैनिक जीवन में भी जल का बहुत महत्व है, बहुत ही योगदान है इसका। आप जब स्कूल आते हैं तो नहा के आते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं, खाना खा के आते हैं। जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आपके माता कपड़े धोते हैं, आपको नहलाते हैं और घर की साफ़ सफाई करते हैं, पशुओं को नहलाते हैं। इन सभी में जल का इस्तेमाल होता है। जल के बिना हमारी दिनचर्या जो है वो असंभव है। कोई भी कार्य है, छोटे से लेकर बड़ा तक, वो जल का उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों में भी जल की बहुत ही उपयोगिता है। उद्योग जैसे कि इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट व कागज उद्योग, इन सभी में ही जल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जल के बिना हमारा कोई भी कार्य वो क्या है, असंभव है। प्यारे बच्चों, आपने बहुत जगह बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, उस पर लिखा होता है जल ही जीवन है, जल को बचाओ, जल ही सोना है। परंतु जल को मानव के कुछ क्रियाकलापों से खतरा है, यानी आने वाली पीढ़ी को हो सकता है जल पीने को ना मिले। वो कारक हैं, कौन कौन से हैं? जनसंख्या बढ़ने से। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि से हमारे
जल की जो आपूर्ति है वो बाधित हुई है। लोगों के जल के कनेक्शन ज़्यादा हैं, लेकिन जल के स्रोत जो है वो सीमित हैं। आपने देखा होगा रास्ते में कि पाइपों का जाल बना होता है। जल का जो जहाँ से जल का कनेक्शन लगता है वहाँ से कितनी पाइपें घरों की ओर बिछाई गई होती हैं। तो दिन प्रतिदिन ये इस जल की डिमांड बढ़ती जा रही है, परंतु जल का स्रोत क्या है वो सीमित है। तो इस तरह से जनसंख्या जो है बढ़ने से हमारे जल संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला है औद्योगिकरण। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कुछ एक उद्योग जो हैं उसमें जल की जो है वो ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है, ताकि उनके जो सामग्री है वो तैयार हो सके। तो इन उद्योगों के बढ़ने से भी जो है जल के स्रोतों पर बुरा असर पड़ा है और जल की जो आपूर्ति जो है वो बाधित हुई है। अगला जो कारक है प्यारे बच्चों वो है शहरीकरण। जगह जगह रास्ते बन गए, नई नई बिल्डिंगें, इमारतें बन गई, जिससे हमारे जल के स्रोत है वो उनको नुकसान पहुंचा, वो सूख गए और जल का जो आवंटन था वो क्या हो गया, प्रभावित हो गया। प्यारे बच्चों, अगला कारक है जलवायु परिवर्तन। आपको पता है कई बार हमारे मौसम में अत्यधिक सूखा पड़ जाता है, तो कई बार क्या है, बाढ़ आ जाती है। तो ये जो कारक हैं जलवायु परिवर्तन से हमारी जो जल स्तर था वो उसको क्या हो गया, नुकसान पहुंचा और हमें जल के हमारा जो एक चक्र था वो भी एक क्या हो गया, प्रभावित हो गया, जिससे हमें जल के संसाधन हमारे दिन प्रतिदिन क्या होने लग पड़े, सीमित होने लग पड़े। प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारक है जो जिसने हमारे जल संसाधनों को प्रभावित किया है। बहुत सी हमारी ऐसी नदियां हैं जो इन प्रदूषण के कारण जिसका जल जो है हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये हो सके तो इस प्रदूषण को हम ख़त्म करें, ताकि हमारी जो नदियां हैं वो साफ़ हो सकें और हम उस जल का जो है इस्तेमाल कर सकें। बच्चों, ये तो हमने पढ़ा जल संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम जल को बचाने के लिए यानी जल संरक्षण, जिसे हम वाटर कंजर्वेशन भी कहते हैं, आइए उन तरीकों को समझें जिससे हम जल के स्रोतों का संरक्षण कर सकें। सबसे पहला है सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके, ताकि हमारा जो जल है वो व्यर्थ ना जाए। नंबर दूसरा है भूमिगत जल के स्रोतों का संरक्षण करना। जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर हैं उनको क्या करना, सुरक्षित रखना। अगला है आवश्यकता न हो तो नल को खुला ना छोड़ें। कई बार आपने देखा होगा कि घरों में पानी की अगर ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, फिर भी नल जो है वो बह रहा है और जल क्या हो रहा है, व्यर्थ होता जाता है। अगला जो है वो है जल संग्रहण की तकनीकों का इस्तेमाल करना। संग्रहण होता है इकट्ठा करना। कई बार आपने देखा है बारिश में हम कई बार घरों में जहाँ से पानी छत से टपकता है वहाँ पे बाल्टी रख देते हैं, ताकि हम उस जल का इस्तेमाल कर सकें। कुछ ऐसी ही तकनीकें हैं, उनको हम आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कि जिससे हम जल संग्रहण सीख सकें और जल को हम सुरक्षित कर सकें, बचा सकें। अगला तकनीक है जल प्रदूषण ना हो और व्यर्थ जल को उपचारित करना। यानी जो फैक्ट्रियों से कारखानों से जो वेस्ट निकलता है, व्यर्थ जल निकलता है, उसको पहले उपचारित करना, ताकि उसमें से जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो सकें और हमारा नदियों का जल जो है वो साफ रहे। प्यारे बच्चों, आज हमने जल के बारे में पढ़ा, जल संसाधनों के बारे में पढ़ा, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा और साथ में हमने जल संरक्षण के तरीकों को भी समझा।